हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द रेस के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। और हम हैं क्लास 11th के चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड पे, और आज है द लेक्चर 4 है द लिविंग वर्ल्ड का। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने जो 3 लेक्चर्स पढ़े हैं, उन 3 लेक्चर्स में हमने कई सारी बातें की हैं, जैसे व्हाट इज़ लिविंग किसे कहते हैं, कुछ लिविंग के डिफाइनिंग फीचर्स देखे, कुछ नॉन डिफाइनिंग फीचर्स देखे। लिविंग के बाद हमने बात की थी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने देखा ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस और सेल ऑर्गेनाइजेशन की बात की। उसमें हमने ये बात की कि कौन से लिविंग में के डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और कौन से नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इतनी बात समझ में आई थी। तो दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं, नॉमेनक्लेचर की बात करने वाले हैं। पिछली क्लास में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने दिया था नॉमेनक्लेचर का, कि नॉमेनक्लेचर क्या होता है, नॉमेनक्लेचर की आवश्यकता क्यों पड़ी और नॉमेनक्लेचर क्यों ज़रूरी है, बताया था ये पिछली क्लास में। अगर आपने नहीं देखा है वो वाला क्लास, तो लेक्चर नंबर 3 जाके रेज इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ क्लास 11th बायोलॉजी करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ लेक्चर 1 2 3 सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, तो आप वहाँ से जाके लेक्चर इसका देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर के कुछ रूल्स और रेगुलेशन की। ICBN ICZN की बात की थी हमने, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर और इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, आज हम आगे की बात करेंगे। नॉमेनक्लेचर का रूल हमने पढ़ा था। रूल ये पढ़ा था कि जो नॉमेनक्लेचर होते हैं उनको जो हम करते हैं उसमें 2 चीज़ें हम रखते हैं, एक जेनेरिक नेम और एक स्पेसिफिक एपिथेट। जेनेरिक नेम जो होता है वो उसके जीनस को रिप्रेजेंट करता है, और स्पेसिफिक एपिथेट जो होता है वो इसके स्पीसीज़ को रिप्रेजेंट करता है। एक जीनस में कई सारी स्पीसीज़ आ सकती हैं, ये मैंने बताया था, और एक स्पीसीज़ में जब आगे आप पढ़ेंगे तो कई सारी सब स्पीसीज़ आएंगी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई थी। अब हम कुछ रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे, कुछ रूल्स की बात करेंगे कि कौन कौन से रूल्स ऐसे होते हैं जो नॉमेनक्लेचर के लिए ज़रूरी होते हैं। इतनी बात समझ में आई। पहला रूल हमने पढ़ा था कि जो नॉमेनक्लेचर हम करते हैं वो लैटिन में करते हैं। लैटिन एक लैंग्वेज है। उसके बाद हमने बात करी थी कि उसको जब भी हम टाइप करेंगे तो इटैलाइज्ड होगा, वो इटैलिक फॉन्ट में होगा। क्यों? क्योंकि उसके इटैलिक फॉन्ट में होने का मतलब ये है कि वो उसके इटैलिक ओरिजिन को शो करेगा। किस ओरिजिन को शो करेगा? इटैलिक ओरिजिन को शो करेगा। इतनी बात समझ में आई थी। आज हम आगे की बात करेंगे। मान लीजिए हमने किसी का नाम नॉमेनक्लेचर किया। मान लीजिए हमने नॉमेनक्लेचर किया, 1 मिनट, हमने नॉमेनक्लेचर किया इंसान का। तो इंसान का जब हमने नॉमेनक्लेचर किया तो इंसान को हमने कहा होमो सेपियंस। हमने क्या कहा? होमो सेपियंस। देखिए, होमो सेपियंस जब हमने इंसान को कहा तो आजकल के ज़माने में आप जानते हैं कि इसका नाम होमो सेपियंस हो गया। ठीक है, उसकी सब स्पीसीज़ भी हम लोग इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, लेकिन अभी आपकी NCERT होमो सेपियंस तक नहीं पहुंची है, तो हम आज भी होमो सेपियंस को ही लेके चलेंगे। तो एक रूल ये है कि जिसने इसकी डिस्कवरी की उसका नाम भी हम इसके आगे लिखते हैं एब्रीवेटेड फॉर्म में, रोमन टाइप में। तो अगर मान लीजिए होमो सेपियंस का नाम लीनियस ने रखा तो हम यहाँ पे लीनियस कर देंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो होमो सेपियंस लीनियस, लेकिन हम लिखते जब हैं तो केवल स्पेसिफिक जीनस लिखेंगे। जीनस इसका क्या है? होमो, और सेपियंस क्या है? स्पीसीज। इतनी बात आपको समझ में आई थी। देखिए, कभी भी बॉटैनिकल नेम या साइंटिफिक नेम या जूलॉजिकल नेम लिखते समय कॉमा डॉट एब्रीवेशन कह रहा हूँ, कॉमा डॉट ब्रैकेट का यूज़ हम नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। और जब भी लिखेंगे तो मैंने क्या बताया था कि जो स्पेसिफिक एपिथेट होगा उसका पहला लेटर स्मॉल होगा, यानी स्पीसीज़ का पहला लेटर स्मॉल होगा, और जीनस का पहला लेटर कैपिटल होगा। अगर आप ये गलती कर रहे हैं, मान लीजिए होमो सेपियंस का नाम हमने ऐसे लिख दिया, होमो सेपियंस, ठीक है, अब इसको हमने एक साथ अंडरलाइन कर दिया, तो ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसको लिखने का तरीका क्या होता है कि होमो अलग लिखेंगे और सेपियंस जो है वो अलग लिखेंगे। ठीक है, और दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। अगर आपने ऐसे लिख दिया
तो ये रूल वायलेट कर जाएगा, रूल फॉलो नहीं करेगा और फिर आपके नंबर कट जाएंगे। तो ये तो नॉमेनक्लेचर का तरीका है। और आपकी एनसीईआरटी में 2-4 एग्जाम्पल दिए होंगे, जैसे मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहला एग्जाम्पल जो आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो दिया हुआ है सोलैनम का। किसका दिया हुआ है? सोलैनम का। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है कैनिस का, और तीसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है पेंथेरा का। इतनी बात समझ में आई। और एग्जाम्पल दिया हुआ है मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो और वीट का। देखिए, मैन का हमने यहाँ बता दिया, मैन को हम कहते हैं क्या? होमो सैपियंस। और हाउस फ्लाई को हम क्या कहते हैं? मस्का डोमेस्टिका। क्या कहते हैं? मस्का डोमेस्टिका। तो यहाँ लिखेंगे हाउस फ्लाई की बात। देखिए, हाउस फ्लाई की बात जब हम करेंगे तो हाउस फ्लाई को हम लिखते हैं मस्का डोमेस्टिका। डोमेस्टिका। अब देखिए, यहाँ पे एक बहुत भारी मिस्टेक हुआ है। क्या मिस्टेक हुआ है? मस्का डोमेस्टिका तो हमने लिखा है, लेकिन गलती कहाँ की है? गलती हमने स्पीसीज़ में की है। देखिए, स्पीसीज़ का पहला लेटर हमने कैपिटल लिख दिया है, और जब हम स्पीसीज़ का पहला लेटर कैपिटल लिख देंगे तो यहाँ पे रूल वायलेट हो गया। अब जब रूल वायलेट हो गया तो ये नाम माना नहीं जाएगा। तो डोमेस्टिका का जो डी होगा उसको हम स्मॉल में लिखेंगे। इतनी बात समझ में? तो 2 एग्जाम्पल हमने देखे। एक देखा ह्यूमन का, मतलब मैन का, जिसको हम होमो सैपियंस कहते हैं, और एक हम क्या कहते हैं? एक को हम होमो सैपियंस कहते हैं जिसको हमने मैन कहा, और दूसरे को हम क्या कहते हैं? जिसकी हाउस फ्लाई की हमने बात की। हाउस फ्लाई की जब हमने बात की तो हाउस फ्लाई को हम कहते हैं मस्का डोमेस्टिका। मस्का डोमेस्टिका। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई। अब उसके बाद देखेंगे हम वीट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? वीट की बात करेंगे। वीट मतलब क्या होता है दोस्तों? गेहूं होता है। वीट मतलब क्या होता है? गेहूं होता है। तो वीट को हम कहते हैं टाइट्रिकम एस्टिवम। क्या कहेंगे? टाइट्रिकम एस्टिवम। ठीक है, इतनी बात समझ में? तो आ गई बात समझ में। इतने एग्जाम्पल्स तो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है जिसको हम क्या कहते हैं? मैंगो। क्या कहते हैं? मैंगो। मैंगो का मतलब आम। मैंगो का मतलब आम। मैंगो जो है वो मैंजीफेरा इंडिका है। क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। तो मैंजीफेरा इंडिका की जब हम बात करेंगे, मैंजीफेरा, देखिए मैग्नीफेरा मत बोलिएगा, मैग्नीफेरा नहीं है ये, मैंजीफेरा इंडिका है। क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। तो जब हम मैंजीफेरा इंडिका की बात करते हैं दोस्तों, तो मैंजीफेरा इंडिका में हम क्या बात करेंगे कि जो इसका नाम है वो लीनियस ने ही दिया था। कार्लस लीनियस का नॉमेनक्लेचर में बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, 2-3 साइंटिस्ट ऐसे हैं बायोलॉजी में जिनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, जैसे कार्लस लीनियस हुए, लुइस पास्चर हुए, और एक हमारे डार्विन हुए। डार्विन ने इवोल्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। इवोल्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। अब पास्चर साहब ने क्या किया? लुइस पास्चर साहब ने बहुत सारी टेक्निक दी, वैक्सीन का नाम दिया, उन्होंने रेबीज के वैक्सीन पे काम किया। ठीक है, तो पास्चर साहब जो थे बहुत ग्रेट साइंटिस्ट थे, कभी उन्होंने किसी की डिस्कवरी का श्रेय नहीं लिया। ठीक है, उसके बाद जब हम डार्विन की बात करेंगे तो डार्विन जो थे वो इवोल्यूशन पे बात करते थे। डार्विन फिंचेस की बात करते थे। डार्विन फिंचेस की जब बात करते थे तो आप इवोल्यूशन में जब आप क्लास 12th में पहुंचोगे तो वहाँ चैप्टर 7 पढ़ोगे, जिसको हम इवोल्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे? इवोल्यूशन कहेंगे। ठीक है, क्लास 12th का 7वां चैप्टर है जिसको हम इवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, विकास। वहाँ मानव का विकास कैसे हुआ इसकी बात हम करेंगे कि कहाँ से ओरिजिन हुई। कई सारी थियरीज आती हैं, कई सारे साइंटिस्ट हैं जो अलग अलग अपनी हाइपोथेसिस देते हैं, क्योंकि उस समय ना वो जिंदा थे ना हम जिंदा थे। तो वो जो हाइपोथेसिस देते हैं उसी को हम कंसीडर करके पढ़ते हैं इवोल्यूशन को। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। कुछ फॉसिल्स भी पाए गए। ठीक है, कुछ फॉसिल्स भी पाए गए। आप आगे सारी चीज़ें पढ़ोगे। तो कार्लस लीनियस साहब ने दिया मैंजीफेरा इंडिका, और हमने एक बार और बात बताई थी, एक बात और बताई थी कि जो साइंटिफिक नेम होता है वो हमेशा क्या होगा? किसी न किसी रीजन पे दिया गया होगा। जैसे देखिए मैंजीफेरा इंडिका,
इंडिका जो है वो इंडिया का लैटिनाइज्ड वर्जन है, ठीक है। इंडिया को लैटिन में इंडिका कहते हैं। तो जब मैंगो का ओरिजिन इंडिका से हुआ, क्या हुआ, इंडिका से हुआ, इंडिया से हुआ, तो इसका नाम हमने लिनियस साहब ने क्या दे दिया, मैंजीफेरा इंडिका नाम दे दिया। इतनी बात समझ में आ गई। अब जैसे जो बासमती राइस है वो इंडिया की ओरिजिन है, लेकिन एक देश है उसने क्या किया कि अपने नाम के ऊपर बासमती राइस को पेटेंट करा लिया, ठीक है, अपने नाम के ऊपर कि हमारी कंट्री की ओरिजिन है, लेकिन वो इंडियन ओरिजिन थी। आप इसको पढ़ोगे बायोपायरेसी में, जब आप क्लास 12th में जाओगे तो पढ़ोगे कि बायोपायरेसी क्या होती है। अगर दूसरे कंट्री की स्पीसीज़ का नाम हम अपने कंट्री के ऊपर रजिस्टर करा ले तो उसको हम बायोपायरेसी कहते हैं, ठीक है। आप आगे सारी चीज़ें पढ़ोगे तो नॉमेनक्लेचर में आपको इतनी बात समझ में आ गई भाई। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो नोट करिए और फिर हम आगे चलेंगे। चलिए, नोट हो गया। अब देखिए, जो लीनियस साहब थे उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी। क्या नाम था, सिस्टेमा नेचुरी। अब उस सिस्टेमा नेचुरी में उन्होंने बहुत सारा उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया। किसको उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया, नॉमेनक्लेचर को। सिस्टेमा नेचुरी में उन्होंने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया नॉमेनक्लेचर को, ठीक है। और 1753 में एक किताब लिखी जिसको कहा स्पीसीज प्लांटेरम, ठीक है। तो जो सिस्टेमा नेचुरी थी उसने लिखा 1758 में, और 1752 आई थिंक 1752 में लिखा स्पीसीज प्लांटेरम, ठीक है। 1753 है, ठीक है। तो जो प्लांट वाली आई वो कब आई, इस समय, और सिस्टेमा नेचुरी कब आई, 58। तो इतनी बात समझ में आई कि नहीं। तो लीनियस साहब की दो किताबों का नाम याद रखिएगा, एक सिस्टेमा नेचुरी और एक स्पीसीज प्लांटेरम, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। और देखिए, जब हम तीनों वर्ड्स को मिला देते हैं, कौन कौन से वर्ड्स हैं वो, एक वर्ड है जिसको हमने कहा जेनेरिक, जेनेरिक नेम, क्या कहा, जेनेरिक नेम। दूसरा क्या है, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक एपिथेट, एपिथेट। और तीसरा क्या है, ऑथर का नेम, क्या है, ऑथर का नेम। तो इन तीनों को हम कलेक्टिवली कहते हैं बायोनॉमियल एपिथेट। क्या कहते हैं, बायोनॉमियल एपिथेट। तो इन तीनों वर्ड्स को अगर हम कलेक्टिवली बात करेंगे तो उसको हम कहेंगे बायोनॉमियल। बोलो भाई, आया समझ में, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। किसकी बात करेंगे, क्लासिफिकेशन की। तो हमने नॉमेनक्लेचर की बात करी। नॉमेनक्लेचर में हमने बहुत सारी बातें करी कि सर नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, क्या रूल है, क्या रेगुलेशन है, इन्होंने इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन दिया, क्या क्या किया, क्या नहीं किया, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। अब देखिए, हमने क्लासिफिकेशन का मतलब आपको पहले भी समझाया था। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है टू डिवाइड इनटू कैटेगरीज, टू डिवाइड इनटू कैटेगरीज। तो जब हम कैटेगरी में डिवाइड करेंगे किसी भी चीज़ को जब हम कैटेगरी में डिवाइड करेंगे तो उसको हम कहेंगे क्लासिफिकेशन। अब कैटेगरी में डिवाइड करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे स्पीसीज़ हैं हमारे पास। हमने बात की थी कि 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज़ के तो नाम अभी तक हम जानते हैं, मतलब इनका हमने क्लासिफिकेशन किया है, आइडेंटिफिकेशन किया है और फिर नॉमेनक्लेचर किया। अभी इस पृथ्वी पर कितनी सारी स्पीसीज़ हैं जो अभी तक अनडिस्कवर्ड हैं, जिनकी डिस्कवरी आज तक नहीं हुई, तो उनको जब हम डिस्कवर करेंगे तो कितना वास्ट हो जाएगा। अभी तो इतना वास्ट है, 17 यानी 17 से 18 लाख, ठीक है।
1.7 to 1.8 का मतलब 17 से 18 लाख ऐसी स्पीसीज़ हैं जिनका नॉमेनक्लेचर हमने कर लिया। तो अभी तो आपके बुक में 3-4 स्पीसीज़ के नाम दिए हैं, तो वो तो आपसे याद होते नहीं। तो इतनी वास्ट को हम कैसे, कौन याद रखेगा? तो हमने क्या किया, कुछ कैटेगरीज में इनको क्लासीफाई कर दिया, और उसी कैटेगरीज में क्लासिफिकेशन को हमने क्या दिया, उसका नाम दिया हमने क्लासिफिकेशन। और फिर हमने बात की टैक्सोनॉमी की। किसकी बात की? टैक्सोनॉमी की बात की। आई बात समझ में? अब यहाँ पे बात आ जाती है टैक्सोनॉमी की। टैक्सोनॉमी, ठीक है। अब देखिए, टैक्सोनॉमी जो है ग्रीक वर्ड से लिया गया है। किस वर्ड से लिया गया है? ग्रीक वर्ड से लिया गया है। जो एक ग्रीक वर्ड है जिसको हमने कहा है टैक्सिस, और दूसरा वर्ड है जिसको हमने कहा है नॉमस। क्या कहा है? टैक्सिस और नॉमस। ये दो ग्रीक वर्ड से लिया गया है वर्ड टैक्सोनॉमी। अब इस टैक्सोनॉमी के अंदर क्या आता है? देखिए भैया, ये फिर ग्रीक की बात आ गई। मैंने बताया था कि ग्रीक और लैटिन हम क्यों यूज़ करते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप पिछले लेक्चर में जाइए और जाके देखिए। तो हमने जब बात की कि टैक्सोनॉमी क्या है, तो टैक्सोनॉमी के अंदर जो है कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। आई बात समझ में? कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है? टैक्सोनॉमी के अंदर आती है। किसके अंदर आती है? टैक्सोनॉमी के अंदर आती है। इतनी बात समझ में आई दोस्तों? फिर एक बात आप पढ़ोगे जिसको हम कहेंगे सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स जो है वो लैटिन वर्ड से डेराइव्ड है। किससे डेराइव्ड है? सिस्टमैटिक्स जो है वो सिस्टेमा एक लैटिन वर्ड है, इस लैटिन वर्ड से डेराइव्ड है। सिस्टमैटिक्स एक लैटिन वर्ड से डेराइव्ड है। इसके अंदर क्या होता है? जो कैरेक्टराइजेशन होता है, क्लासिफिकेशन होता है, फिर आइडेंटिफिकेशन होता है, नॉमेनक्लेचर होता है, लेकिन हम उसकी इवोल्यूशनरी बेस्ड स्टडी करते हैं। क्या करते हैं? इवोल्यूशनरी बेस्ड स्टडी करते हैं। किसमें? सिस्टमैटिक्स में। आगे बात समझ में? इतनी बातें आप नोट करिए, स्क्रीन पॉज कर लीजिए। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। और एक बात और ध्यान दीजिए। जो सिस्टमैटिक्स वर्ड था, इसको भी पहली बार यूज़ कैरलस लीनियस ने ही किया था अपनी किताब सिस्टेमा नेचुरी में। किसमें यूज़ किया था? सिस्टेमा नेचुरी में। इतनी बात समझ में आई? चलिए, तो आपने बात कर ली कि सर टैक्सोनॉमी क्या होता है, सिस्टमैटिक्स क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है। जब आप इसके बाद वाले चैप्टर में पहुंचोगे, मतलब इसका जो अगला चैप्टर है आपके यूनिट का, इस यूनिट का अगला चैप्टर जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, जीवों का वर्गीकरण जो है, वहाँ पे जब आप पहुँचोगे तो वहाँ पे आप जानोगे कि कई सारी थियरीज आई, कई सारे क्लासिफिकेशन आए। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, फिर 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आ गया। मतलब हर ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कैटेगरीज में बांटना ज़रूरी था। तो साइंटिस्ट को जैसा लगता गया, उन्होंने सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस वो आगे देते गए। ठीक है, पहले एनिमल और प्लांट्स में बांटा, फिर उसके बाद प्रोटिस्टा आ गया, मोनेरा आ गया, फंजाई आ गया, तो फाइनली जो हम सिस्टम 6 किंगडम में क्लासिफिकेशन सिस्टम आ गया है, लेकिन हम उसको पढ़ते नहीं हैं। हम पढ़ते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें हम पढ़ते हैं किसको किसको? प्रोटिस्टा, पहले मोनेरा आता है, फिर प्रोटिस्टा आता है, फिर फंजाई, फिर प्लांटी और फिर एनिमेलिया। तो ये क्या हुआ? ये क्लासिफिकेशन हुआ, कैटेगराइजेशन हुआ, मतलब हमने कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। क्योंकि भाई हमारे पास लगभग 20 लाख स्पीसीज़ हैं जिनके नाम हम जानते हैं, और वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तो उनको कैटेगराइज करना ज़रूरी है। अगर सारे एक ही किंगडम में आ जाएंगे, एक ही फाइलम में आ जाएंगे, तो फिर दिक्कत बढ़ जाएगी।
दिक्कत बढ़ जाएगी। इसीलिए हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, और उसी चैप्टर को नाम दिया आपकी एनसीईआरटी ने नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो दोस्तों ये चैप्टर लगभग ख़त्म हो जाएगा, 2 लेक्चर्स और लगेंगे, उसके बाद हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। आप इस प्लेटफॉर्म के साथ ऐसे ही बने रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।